भारत के संविधान के अनुसार ये देश कई सारे राज्यों का संघ है। देश की प्रगति के लिए देश के सभी राज्यों में आपसी सहयोग और मेल जोल बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन आज देश के राज्यों के मधुर मधुर संबंध है नहीं और वे किसी न किसी विषय पर आपस में झगड़ते रहते हैं। प्राय राज्यों के आपसी विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाते हैं, जहां से निर्णय आने में कई साल लग जाते हैं। कई राज्य तो केंद्र की भी उपेक्षा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी मानने में संकोच करते हैं और इसे टालते रहते हैं। परिणाम स्वरूप राज्यों के बीच विवाद अनसुलझे पड़े रहते हैं, जो इनके बीच में काफी ज्यादा कड़वाहट बढ़ा देते हैं। इस विषय में हरियाणा राज्य की कुछ सिंचाई योजनाओं का वर्णन है। पहली है SYL नहर योजना। इस योजना का पूरा नाम सतलुज यमुना लिंक नहर है। ये नहर रावी नदी से हरियाणा राज्य के हिस्से का पानी हरियाणा में लाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि भारत में पंजाब प्रदेश का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए और इसको लोकसभा की स्वीकृति भी मिल गई। पंजाब की कुल संपत्तियों का 40% हरियाणा को और 60% पंजाब को देने का फैसला हुआ। नदियों के पानी के बंटवारे में भी यही सिद्धांत लागू किया गया। देश के विभाजन से पहले संयुक्त पंजाब राज्य में 5 नदियां बहती थीं। विभाजन के बाद इन नदियों के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान में विश्व समुदाय की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ, जिसे भारत पाक सिंध पानी समझौता कहते हैं। इस समझौते के आधार पर सतलज, ब्यास, रावी ये 3 नदियां भारत के हिस्से में आईं और चिनाब, झेलम, सिंध ये 3 नदियां पाकिस्तान को मिल गई। रावी नदी से पाकिस्तान वाले पंजाब में नहरें बनी हुई थीं और इनका विकल्प बनाने के लिए पाकिस्तान को 10 साल का समय और कुछ धन दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सतलज नदी पर भाखड़ा डैम बनाया गया और इसी तरह ब्यास नदी पर भी डैम बनाया गया। इन नदियों के पानी में से हरियाणा का हिस्सा हरियाणा को दे दिया गया। पाकिस्तान से समझौते की अवधि पूर्ण होने पर रावी के पानी का हिस्सा हरियाणा में लाने के लिए SYL नहर योजना बनी और इस विषय में दोनों प्रदेशों में कई बार बातचीत भी हुई। आखिर में वर्ष 1975 से 76 में इस योजना पर काम होना शुरू हुआ। पंजाब सरकार ने भी अनमने ढंग से इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 1980 तक हरियाणा में यह नहर बनकर पूरी हो गई और पंजाब में लगभग 90% कार्य पूरा कर लिया गया। इस कार्य के लिए पंजाब को सारा धन केंद्रीय सरकार ने ही दिया। इसके निर्माण पर दोनों प्रदेशों में हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पंजाब में नहर का निर्माण अकाली सरकार और कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ, लेकिन अब पंजाब की कांग्रेस सरकार ने शेष बचे नहर के कार्य को बंद कर दिया। इससे पहले अकाली सरकार ने इस नहर को बंद करने का प्रस्ताव रखा था और किसानों की जमीन उन्हें वापस देने के लिए कह दिया था, लेकिन तब केंद्रीय सरकार चुप रही। हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है और इसका केस अभी भी न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है। इस तरह हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी ये स्कीम अभी तक लागू नहीं हो पाई और रावी नदी का पानी अब भी पाकिस्तान को ही जा रहा है। पानी के ऐसे विवाद और भी कई राज्यों के मध्य चल रहे हैं। क्या नदियों के पानी का प्रबंध और इनके बंटवारे का काम केंद्रीय सरकार के पास नहीं होना चाहिए? इस पर गंभीरता से मनन किया जाना आवश्यक है। दूसरी है हांसी बुटान नहर। हरियाणा राज्य के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और वहाँ पीने के पानी का अभाव भी है। इसलिए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया
कि अपने उपलब्ध पानी का बंटवारा करके इसका कुछ भाग ऐसे क्षेत्रों को दिया जाए, और इसके लिए हासी बुटाना नहर योजना लागू की गई। इसके लिए इसे भाखड़ा मेन लाइन से जोड़ा जाना था। हरियाणा सरकार ने अपने क्षेत्र में पक्की नहर बना ली, जिस पर बहुत धन खर्च हुआ, लेकिन पंजाब और राजस्थान की सरकारों द्वारा आपत्ति पर आपत्ति किए जाने के कारण इस नहर को BML से जोड़ा नहीं जा सका। पंजाब और राजस्थान सरकारें सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार के विरुद्ध चली गईं, और ये नहर 20 से 25 वर्ष से ऐसी ही पड़ी है और इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है। तीसरी है दादूपुर नलवी नहर योजना। जिस क्षेत्र के लिए यह योजना बनाई गई, उस क्षेत्र को नहरी पानी की कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी, और वहां ट्यूबवेलों द्वारा भूमि से जल निकालकर सिंचाई की जाती थी। इससे वहां का जल स्तर बहुत नीचे चला गया था। पानी के गिरते स्तर को रोकने के लिए इस नहर को बनाने की योजना बनाई गई। इस नहर को पश्चिमी यमुना नहर से जोड़ा गया, क्योंकि हरियाणा सरकार के अनुसार वर्षा ऋतु में इस नहर में अधिक पानी हो जाता है। फालतू पानी को इसी मौसम में इस नहर के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में लाया जाना था, जहां धान की फसल बहुत होती है और पानी की आवश्यकता इस फल के कारण बढ़ जाती है। इसलिए यह नहर इस क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, ऐसा मानकर यह नहर बनाई गई थी। वर्ष 2017 से 18 में हरियाणा सरकार ने कहा, यह योजना सफल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है और अधिक पानी न होने के कारण इस नहर को चालू नहीं किया जा सकता। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो योजना सरकार के अनुसार पहले व्यावहारिक थी, फायदेमंद थी, वही इसी सरकार की दृष्टि में अब अव्यावहारिक हो गई और फायदेमंद नहीं रही? इनके कारणों को जानना जरूरी है। हमारे देश के सभी राज्य, सभी क्षेत्र संघीय प्रणाली के अंतर्गत देश के ही भाग हैं। यदि एक राज्य समुचित विकास के अभाव में पिछड़ा हुआ अविकसित रह जाता है, तो सारा देश पीछे रह जाता है। इसलिए सब राज्यों के विकास में ही अपने राज्य का भी विकास है। अतः सभी को मिलजुल कर आपसी सहयोग से एक दूसरे की समस्या का समाधान करना चाहिए। इसलिए क्षेत्रीयवाद, जातीयवाद, धार्मिक असहिष्णुता, इन सब से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में आपसी विरोध के स्थान पर आपसी सहयोग का व्यवहार अपनाना चाहिए, तभी देश सुखी और समृद्ध बन सकेगा। हमारे देश में वैसे भी अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान नितांत आवश्यक है, और इनके समाधान में सरकार का और जनता का दोनों का ही सहयोग आवश्यक है, क्योंकि केवल सरकार के द्वारा इनका समाधान किया जाना संभव नहीं है। जैसे आरक्षण। आजादी के बाद देश में कुछ वर्गों को जो अनुसूचित जाति में शामिल थे, सरकारी नौकरियों, विधानसभाओं और लोकसभा में आरक्षण दिया गया था, जो खैर उस समय उचित भी था, क्योंकि सदियों से ये समुदाय काफी ज्यादा उपेक्षा और अनदेखी का शिकार रहा था, जिस कारण से यह आर्थिक दृष्टि से और शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ था। इसलिए इस उपेक्षित वर्ग का समुचित विकास करना जरूरी था। इस समुदाय के लिए आरक्षण जारी रहना चाहिए जब तक कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अन्य वर्ग के लोगों के समान न हो जाए। और इस वर्ग में यदि कोई अति समृद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से आरक्षण का लाभ न लेना चाहे, तो ये और भी अच्छी बात है, प्रशंसनीय कार्य है। इसके बाद हिंदू समाज के अन्य पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण का लाभ दिया गया। इन्हें आरक्षण दिया जाना भी जरूरी था, और इन्हें यह सुविधा जारी रखी जानी चाहिए जब तक कि इनके रहने का स्तर मध्य वर्गीय व्यक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। आज कई अन्य समुदाय भी आरक्षण की मांग करने लगे, जैसे हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल और महाराष्ट्र में मराठे। अपनी आरक्षण की मांग के समर्थन में लोग आंदोलन करते हैं,
इसमें हिंसा, सड़क जाम, तोड़फोड़, लूटमार और सरकारी और प्राइवेट संपत्ति नष्ट करने में कोई भी शर्म का अनुभव नहीं करता। देश को इससे अरबों अरबों रुपए का नुकसान होता है और जनता को भी कठिनाई होती है। लोगों का सामान्य जीवन ठप हो जाता है। क्या अपनी मांग को मनवाने का यह सही मार्ग है? इस विषय पर मनन की आवश्यकता है। समाज के सभी वर्गों को तो आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए समाज के समृद्ध लोग आरक्षण की मांग करने में खुद संकोच करें और किसी के बहकावे में न आकर आंदोलन न करें। अभी तो दूसरों को भी ऐसा न करने के लिए समझाएं। सभी ये सुनिश्चित करें कि आरक्षण की आड़ में कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति या दल उन्हें मोहरा न बना ले। आज समाज के प्रत्येक वर्ग में कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जिनकी आर्थिक और सामाजिक अवस्था गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के समान है। ऐसे लोगों का उत्थान बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना जरूरी है। अतः विचार करें। कुछ लोग दलित विवाद इसे राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दा बना लेते हैं और इससे अकारण ही देश में कई समुदायों के बीच में मनमुटाव हो जाता है और इनके नाम पर स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोगों द्वारा आंदोलन किए जाते हैं और अपनी इच्छानुसार तोड़फोड़ हिंसा की जाती है। यह सब हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। आज कुछ लोगों ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कहना और बोलना शुरू कर दिया। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है कि देश के नियमों का पालन करते हुए, किसी के अधिकार का हनन न करते हुए कहने और बोलने का अधिकार। लेकिन कुछ लोग तो इस आजादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक बैठक हुई, दिल्ली का विश्वविद्यालय, आप समझ जाएंगे, जिसमें एक विद्यार्थी, कहना चाहिए तथाकथित विद्यार्थी, मंच पर बोलता है, हम इस देश को तोड़ डालेंगे, इसमें आग लगा देंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट डालेंगे। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने और राजनीतिक पार्टियों ने मानव अधिकारों के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उनका समर्थन भी कर दिया। अब बताइए, क्या देश में आग लगाना और देश को तोड़ना और ऐसा कहना मानव अधिकार या अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत है? यदि ऐसा अनर्गल आलाप करना अनुचित है तो कुछ लोग किस कारण से ऐसा करने वालों का समर्थन करते हैं? इस पर मनन करना आवश्यक है। यहाँ तक कि देश में आजादी के आंदोलन के समय से भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन नारों की देश में गूंजमान होते रहे, जो देश के प्रति प्यार भक्ति के प्रतीक है। ये जो गीत है, मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे मैं कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान। ये गाना एक मुसलमान पठान ने देशभक्ति में भरकर गाया है, जिसमें वह अपने देश की प्रशंसा कर रहा है, अपने विचार व्यक्त कर रहा है, कह रहा है कि तेरी ओर से जो हवाएं आती हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। इस गाने का विरोध किसी द्वारा नहीं किया गया। भारत माता की जय, इसका अर्थ है भारत भूमि मेरी माँ है, इसकी जय हो, इसकी समृद्धि हो, इसकी जय हो। अपने देश को अपनी माँ कहना क्या गलत है? वंदे मातरम, ये शब्द बंकिम चंद्र चटर्जी के बंगाली नाटक आनंद मठ से लिए गए हैं और इनका मतलब है, हे माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आज कुछ लोग इन नारे बोलने में भी संकोच करते हैं और इन नारों का विरोध करते हैं। कुछ लोग तो इसको बोलने में अपने धर्म का विरोध समझते हैं। निसंदेह ये नारे ना तो सांप्रदायिक हैं और ना ही किसी धर्म के विरोधी हैं, पर फिर किस आधार पर इनका कुछ तत्वों द्वारा विरोध किया जा रहा है, स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है, मनन किए जाने की आवश्यकता है। संविधान में आर्टिकल 370 शामिल करके जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसके अधीन इस राज्य को कई सुविधाएं दी गई थी। और इस सब के बावजूद इस राज्य की स्थिति कई दशकों से बिगड़ती रही और यहाँ के अलगाववादी तत्व अपनी महत्वाकांक्षा और धार्मिक उन्माद के कारण
इस धारा का लाभ उठाते हुए यहाँ की स्थिति को सामान्य नहीं होने दे रहे थे और इसलिए राज्यों को विशेष दर्जा देना उनकी खुशहाली समृद्धि को सुनिश्चित नहीं कर सकता। किसी भी राज्य की खुशहाली और समृद्धि तो वहाँ के लोगों के अपने ऊपर ही निर्भर करती है। यदि राज्य के रहने वाले लोगों में आपसी मेलजोल और प्यार है, लोग और सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान है, तो उस राज्य की खुशहाली और समृद्धि को कौन रोक सकता है? बैंक, अब बैंक देख लीजिए, बैंकों में कितने घोटाले। बैंकों का काम साफ सुथरा है, भ्रष्टाचार से रहित है, ऐसा लोग मानते आए हैं। लेकिन कुछ समय से लोगों के इस विश्वास को आघात पहुंचा है। क्यों? क्योंकि आज बैंकों में हो रहे अरबों रुपए के घोटालों को जानकर जनता हैरान है। इन घोटालों में और बैंकों के बड़े बड़े अधिकारियों के संलिप्त होने से सब परेशान है। बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास कम हो गया है। बड़े बड़े अमीर लोग बैंकों से ऋण लेकर विदेशों में भाग जाते हैं और बैंकों का पैसा डूबने की कगार पर पहुंच जाता है। क्या ऋण देने की प्रक्रिया दोषपूर्ण है? यदि नहीं, तो फिर उस ऋण का कैसे पता करें कि वो डूब कैसे गया, कहाँ डूबा? क्या बैंकों द्वारा दिए गए लोन की रिकवरी की समुचित निगरानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं? और क्या बैंकों का ऑडिट नहीं होता? इन सब बातों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। महिलाएं, आज देश में महिलाओं पर तेजाब फेंकने की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं से सारा समाज भयभीत है। देश में आज बलात्कार की घटनाओं में बढ़त हो रही है, जो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। ऐसा करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए और उन्हें कठोर सजा दी जाना चाहिए तथा कानून के जानकार लोगों को वकील वर्ग के कोर्ट में उनको पक्ष देकर उनका बचाव नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से समाज में ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी। नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, कितनी समस्याएं देश आज नक्सलवाद, उग्रवाद की समस्या से जूझ रहा है और इनका कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर कुछ असामाजिक तत्वों और अलगाववादी लोगों द्वारा तथा कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा समर्थन के कारण उग्रवाद इस देश में, विशेषकर जम्मू कश्मीर में बढ़ता गया। इसी प्रकार माओवादी विचारों से ग्रस्त होकर कुछ लोग देश में नक्सलवाद को हवा दे रहे हैं। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और राजनीतिक दलों का इन्हें समर्थन मिल रहा है। उग्रवाद और नक्सलवाद दोनों ही आज देश बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान है। इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करके इन समस्याओं का हल किया जा सकता है, लेकिन इस पर कार्य करना, विचार करना आवश्यक है। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन केंद्र सहित अनेक राज्यों में है। भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियों में तालमेल और सहयोग का बहुत ज़्यादा अभाव है, जिसके कारण इनमें एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगते रहते हैं। चुनाव के दौरान एक दूसरे को भला बुरा कहने में और ज़्यादा बढ़त हो जाती है और ये शत्रुता का व्यवहार करते हैं। कई बार राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं की कार्यवाही बाधित की जाती है। प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रजातंत्र रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान है, इसलिए इनमें व्यर्थ के टकराव के स्थान पर सहयोग होना चाहिए, तभी प्रजातंत्र रूपी गाड़ी ठीक से चल सकेगी। विपक्षी दल और सत्ता दल राष्ट्र हित में एक दूसरे से सहयोग करते हुए सार्थक आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन शत्रु सा व्यवहार नहीं कर सकते। सत्ता पक्ष को चाहिए कि वह विपक्षी पार्टियों का पूरा सम्मान देते हुए उनसे सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह मशवरा करने में संकोच न करें। विपक्षी दल भी सत्ता पक्ष को अपना शत्रु न समझे और उनके द्वारा राष्ट्र हित में किए जा रहे अच्छे कामों का समर्थन करें और विधानसभाओं और सदनों की कार्यवाही कभी बाधित न हो, उन्हें सुचारू रूप से चलने दिया जाए। ऐसा करने से ही प्रजातंत्र प्रणाली सफल हो सकेगी।